स्वागत है कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास में। मैं हूं ए.के. कश्यप और आज हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम लोग भारतीय संविदा कानून के नाम से जानते हैं, जो 1872 में 1 जुलाई 1872 में ये भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था और उस समय भारत में ब्रिटिश शासन थे। इसके सेक्शन में बाद में जाकर 1930 और 1932 में ब्रिटिश हुकूमत के समय ही इसमें फिर कुछ चेंजिंग किए गए थे। सबसे पहले देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है और ये एग्रीमेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होता है, कैसे प्रपोजल आगे जाकर ये कौन कौन से प्रोसेस से गुजरता है। अब यहाँ पे जो बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो लीगल और इलीगल दोनों फॉर्म में होते हैं। किस कॉन्ट्रैक्ट को वाद लाया जा सकता है न्यायालय में और किस कॉन्ट्रैक्ट को वाद नहीं लाया जा सकता है। कैसे एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है और कैसे एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इन सभी टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। आप बने रहे लास्ट तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। भारतीय संविदा कानून का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसका संबंध व्यापार, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से हो जाता है। जब व्यक्ति रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह हो जाएगा तो उसे अनुबंध करने होते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यापारिक समझौते होते हैं जिसमें एग्रीमेंट की आवश्यकता होता है और किस प्रकार से एग्रीमेंट बनाया जाए और वह कैसे हमारे कानून में उसे इन्फोर्स किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप बने रहें। और अभी हम लोग जो बात करेंगे कि अब देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शन बने हैं वह कौन कौन से सेक्शन हैं। 1 to 75, 76 to 123, 124 to 147, 148 to 181, 182 to 38, 239 to 236। इसमें से दो पार्ट में 76 to 123 और 23 9 to 266 ये दो सेल्स एंड गुड्स और पार्टनरशिप को अलग अलग समयों में इसे सेपरेट लेजिस्लेशन रूल के थ्रू इसे अलग कर दिया गया। अब देखेंगे कि 1 to 75 में क्या है, जनरल प्रोविजंस है। 76 to 123 में क्या है, सेल्स एंड गुड्स है। 124 to 147 में इंडेमनिटी एंड गारंटी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इंडेमनिटी और गारंटी से जो डिफरेंसेस आते हैं और कैसे इसमें दो पक्ष और तीन पक्ष मिलकर अनुबंध करते हैं, इसमें चर्चा किया जाएगा। 148 to 181 बेलमेंट एंड प्लीज है। 182 to 238 में एजेंसी है। 239 to 266 में पार्टनरशिप है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान क्या दिया जा सकता है कि 1 से लेकर 266 तक इसमें क्या है, सेक्शन है। अब उसके कुछ सब सेक्शन भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अब देखेंगे क्या 76 to 123 जो था, इसे सेपरेट लेजिस्लेशन के द्वारा गुड्स एंड सर्विस को इस सेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से अलग कर दिया गया। 1932 में सेपरेट किया गया पार्टनरशिप को, क्योंकि उस समय एक परिवर्तन का दौर भी चल रहा था और इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग करके इसे एक अलग कानून का रूप में मान्यता दिया गया था। अब बात करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके फॉर्म क्या हो सकते हैं, ये कैसे लीगल या इलीगल रूप में ये कार्य करता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट और ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पर हम जब चर्चा करेंगे तो यहाँ सेक्शन 10 में वर्णन किया जाता है प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबल और कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रोसेस है, यानी कोई भी जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है प्रपोजल से और इसका जो एंडिंग लास्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। यानी जो प्रस्ताव से शुरू होकर ये अनुबंध तक कैसे जाता है इस पे चर्चा करेंगे और इसका क्या लीगल फॉर्म है और क्या इलीगल फॉर्म है इस पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे वीडियो में कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे साइन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम कुछ चर्चा करते हैं यहाँ पे सेक्शन 10 से रिलेटेड प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल को स्वीकार करने में, एक्सेप्टेंस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एक उदाहरण हम लेते हैं जरा कि मैं और मेरे दोस्त के बीच एक प्रपोजल आता है कि तुम जो गाड़ी चढ़ रहे हो ये गाड़ी मुझे बेच दो। तो हमने दोस्त को 20,000 रुपये में एक गाड़ी बेचने का वादा किया और उसका हमने एक लीगल फॉर्मेट तैयार किया। लीगल फॉर्मेट में ये बात लिखी गई कि 20,000 रुपये की ये गाड़ी मैं बेच रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो जोमेटो की बात करते हैं। जोमेटो अगर आपको वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि 15 मिनट के अंदर में आपके हम घर पर खाना पहुँचा देंगे। अगर आप 15 मिनट के अंदर में घर पे खाना नहीं पहुंचेगा तो 15वें मिनट के बाद आपके पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे और आपको फ्री में खाना भी दिया जाएगा। संजोगवश जोमेटो पे एक ऑर्डर लगाया और जोमेटो टाइम से नहीं पहुंच पाया। इस कंडीशन में क्या होगा कि जोमेटो ने जो प्रॉमिस किया था 15 मिनट में आपके घर आने का और खाना पहुँचाने का, वो तो प्रॉमिस पूरा हुआ नहीं। अब आप इंतज़ार करेंगे कि कब 15 मिनट हो जाए और उसका खाना ना पहुँचे, मुझे फ्री में खाना भी मिल जाए और जोमेटो पे लगाया हुआ पैसा भी मुझे वापस मिल जाए। अब आप लीगल फॉर्म में इसका क्या कर सकते हैं। लीगल फॉर्म में आप कर सकते हैं क्या कि अगर जोमेटो आपको मुफ्त खाना नहीं दे पाता है तो आप इस पर एक क्लेम करेंगे। आप क्लेम करेंगे कंज्यूमर के यहाँ, आप कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम करेंगे
क्योंकि आप एक लीगल फॉर्म में आप चल रहे हैं, क्योंकि उसने वादा किया था कि 15 मिनट में हम आपके पास खाना पहुंचाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो पैसे भी वापस और खाना भी वापस। अगर अब आप जोमेटो से ये क्वेश्चन करेंगे कि मेरे पास समय से नहीं पहुंचा, मेरा जो पैसा काटा गया था वो पैसा मेरा वापस किया जाए। जोमेटो ने तो पैसा वापस कर दिया, लेकिन वो फ्री खाना उस दिन उसने नहीं दिया। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसे लीगल में जा सकते हैं, क्योंकि आपके और जोमेटो के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, क्योंकि वह एग्रीमेंट एक लीगल फॉर्म में काम कर सकता है। अब यहाँ देखना क्या है कि जो सेक्शन 10 है, तो सेक्शन 10 में हम लोग देखेंगे 2B, 2E और 2H। सेक्शन 10 का 2B कहता है कि प्रपोजल टू प्रॉमिस, मतलब हमने प्रस्ताव दिया और वादा पूरा करने की बात कहा। अब क्या होता है कि कंसिडरेशन से एग्रीमेंट, ये जो प्रोसेस होता है ये सेक्शन 2E है। और यहाँ पे क्या होता है कि इन्फोर्सेबल जो एग्रीमेंट हुआ आपके और जोमेटो के बीच में, जो एग्रीमेंट हुआ, आप उसे इन्फोर्सेबल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। तो इसका सेक्शन 2H हुआ। तो अभी इसको इंपॉर्टेंट रूप से देखेंगे, क्योंकि हम इसमें चर्चा करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या रखा जाता है, प्रपोजल से प्रॉमिस कन्वर्ट होता है 2B में, और उसके बाद प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन से क्या होता है एग्रीमेंट, यहाँ 2E सेक्शन है, और इन्फोर्सेबल से कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 2H सेक्शन है। अब ये तो वो लीगल फॉर्म की बात हुआ जहाँ पे आप इसको न्यायालय में ला सकते हैं, आप जोमेटो से डिमांड कर सकते हैं। अगर दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि दो देशों के बीच मैच चल रहा है, भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहा है, और हमने एक सट्टा लगाया और उस सट्टे में कहा कि महेंद्र सिंह धोनी आज शतक बनाएगा। इस दरमियान में क्या हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी ने शतक बनाया, और उस दरमियान सट्टा लगाने की जब बात आई थी तो दोस्त ने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी शतक नहीं बना पाएंगे। अब कंडीशन क्या होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने तो शतक बना लिया, अब मेरा दोस्त वहाँ से भाग जाएगा, वो क्योंकि उसे सट्टा लगाया था, पैसे देने की वादा किया था। अब लीगल फॉर्म में इसका क्या बनेगा? अब हम लीगल फॉर्म में आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमने जो एग्रीमेंट किया था इसका नेचर ही क्या था, जीरो था। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो बाय नेचर, बाय बर्थ ही, जिसका क्रिएशन ही होता है जीरो कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे दो अवैध इलीगल जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो जीरो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और लीगल फॉर्म का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसका जो क्रिएशन होता है वो लीगल फॉर्म से होता है। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे बड़ा डिफरेंसेज है कि अब जिस समय आप जीरो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, शून्य समझौता कर रहे हैं, उस समय न मुझे ज्ञान है न मेरे दोस्त को ज्ञान है कि महेंद्र सिंह धोनी पर जो सट्टा लगाया गया तो ये सट्टा का कोई कानूनी रूप भी बनेगा या नहीं बनेगा। और जिस समय जोमेटो का हमने जो एग्जांपल लिया था, उस समय अगर जोमेटो की भी कहानी पे हमें नहीं पता है कि हमने जो प्रॉमिस किया क्या इसे हम कंज्यूमर कोर्ट में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। ये तो उनके लिए हुआ जो लीगल फॉर्म को जान रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, LIC का, या अगर आप कुछ बॉन्ड खरीदते हैं या आप व्हीकल खरीदते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन लगाया हुआ रहता है कि उसके सारे टर्म एंड कंडीशन को अगर आप लिटरेट है तो आपने तो पढ़ लिया, लेकिन अगर आप लिटरेट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपने तो कॉन्ट्रैक्ट को साइन तो कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? आपके इनविजिबिलिटी में किया गया, आपकी अदृश्यता में किया गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म एंड कंडीशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आप एक्सीडेंट करते हो तो आपको 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन उस एक्सीडेंट में टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया कि आपकी एक्सीडेंट किस कंडीशन में होनी चाहिए। तो अब क्या आप कर सकते हो? अब इसे आप न्यायालय में तो ला सकते हो, क्योंकि आपने तो उसके साथ एक समझौता किया, लेकिन उस समझौता में टर्म एंड कंडीशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब जरा हम आगे देखते हैं। सेक्शन 10 जरा क्या कहता है कि जो हमने अभी देखा कि ऑफर से शुरू हुआ है, प्रपोजल से शुरू हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट तक गया था, तो इसके क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट। जब तक इसका प्रकृति जो होगा वो कानूनी रूप से नहीं होगा, तब तक कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। हमने एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट में एक ज़मीन बेचने की बात कहा और वो ज़मीन लिटिगेट था, उस ज़मीन पर लिटिगेशन था। अब क्या कंडीशन हमारा यहाँ पे बनेगा? ज़मीन का जो टाइप है वो लिटिगेशन है, और हमने ये वचन दिया था अगले आदमी को कि उस ज़मीन को बेच देंगे। एक पक्ष जो है ना वो क्या करेगा? एक पक्ष लीगल ऑब्लिगेशन को लेकर वो न्यायालय में जा सकता है कि हमने उनसे वादा किया था और उन्होंने जानबूझकर मुझे गलत ज़मीन बेचने की कोशिश किया, या तो मेरा पूरा पैसा वापस किया जाए, यानी वो इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति वो मांगेगा। अब यहाँ पे देखना क्या है कि जैसे आपने ऑफर किया और हमने स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस किया। अब एग्जांपल जरा देखते हैं लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट का।
अमेज़ॉन पे एक ऑफ़र चल रहा था और उस ऑफ़र में हमने कुछ कपड़े का ऑर्डर लगाया। अमेज़न के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया गया। मेरे उस ऑफ़र पे जो हमने ऑर्डर दिया उसको अमेज़न ने एक्सेप्ट किया। अमेज़न ने कहा कि 500 रुपये में मैं ये कपड़े को आपके पास पहुंचा दूंगा, और उसने एक डेट दिया और उस डेट पर कपड़ा नहीं पहुंच पाया। अब क्या हुआ यहाँ पे कि अब हमारा यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्या क्रिएट होगा। अमेज़न के द्वारा कपड़ा नहीं पहुंचाया गया तो हम ए या बी, अब इसमें से जो भी पर्सन हो, अब क्या कंडीशन बनेगा कि ये लीगल ऑब्लिगेशन के थ्रू अमेज़न के पास कंप्लेन कर सकता है कि आपने मेरे पैसे भी लिए और समय पे कपड़ा नहीं पहुंचाया। तो अमेज़न उसे क्या करेगा, क्षतिपूर्ति भी देगा। अब दूसरे एग्जांपल में देखें कि अमेज़न कैश ऑन डिलीवरी अगर आपके पास लेकर आता है और उसके डिलीवरी बॉय से आपने कपड़े को भी छीन लिया और पैसे भी नहीं दिया। अब अमेज़न क्या करेगा कि आपके अगेंस्ट में जाके वो क्या करेगा, इंडेमनिटी करेगा, क्षतिपूर्ति की मांग करेगा। तो इसका जो लीगल ऑब्लिगेशन होता है, इसका लीगल ऑब्लिगेशन वहीं काम करता है जहां पे लीगल फॉर्म की बात हो, लीगल कंडीशन जहां पे अप्लाई हो रहे हो। अफीम बेचने के दौरान या शराब बेचने के दौरान या गांजा तस्करी के दौरान अगर कोई समझौता किया जाता है तो वो समझौते का कोई लीगल फॉर्म नहीं बन पाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ वैसे कानून नहीं है कि जो शादी पर किसी संस्था के द्वारा या कोई कानून के द्वारा रोक लगाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता है किसी व्यक्ति को अपने मनपसंद शादी करने का। लेकिन अगर वही शादी अगर माइनर हो रहा है, किसी अवयस्क बच्चे या बच्ची का हो रहा है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा उस पर रोक लगाया जा सकता है, क्योंकि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। और अगर माइनर नहीं है, अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर रहा है, तो वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा। तो यहां जो ध्यान देने योग्य क्या बात है कि जो लीगल ऑब्लिगेशन जो क्रिएट हो रहा है वह क्या होता है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ये लॉफुल ऑब्जेक्ट जब लॉफुल कंसिडरेशन होगा तो उसी दरमियान में ये क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हमने एक दोस्त को कहा कि अगर ये एग्ज़ाम पास कर जाते हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। दोस्त एग्ज़ाम को पास कर जाता है और वो मुझसे डिमांड करता है कि मेरे पैसे को वापस करो जो तुमने कहा था। मैंने तो कहा कि बस यार, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया। तो ये क्या है, एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई कानून की तो कोई बात हुआ ही नहीं। तो अनलॉफुल कानून को अनलॉफुल कंसिडरेशन किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इसीलिए तो सब पहले कहा गया कि ऑल एग्रीमेंट आर, इसी कारण तो इसमें कहा गया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो वही समझौते कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसका कंसिडरेशन लॉफुल हो। यहाँ पर जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे कहाँ से बनेंगे, एग्रीमेंट से बनेंगे। लेकिन एग्रीमेंट क्या हो सकता है, लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल होंगे वो तो जो एग्रीमेंट अनलॉफुल होंगे वो तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से रहे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रपोजल चलेगा, प्रपोजल लॉफुल हो या अनलॉफुल हो, प्रपोजल चलेगा। प्रॉमिस भी होगा, लॉफुल हो या अनलॉफुल हो, कंसिडरेशन भी होगा, एग्रीमेंट भी होगा। यहाँ तक लॉफुल और अनलॉफुल को डिफाइन करना मुश्किल होता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही इन्फोर्सिबल की बात आती है, जैसे ही एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल करने की बात आती है, क्योंकि वो कन्वर्ट किस में होगा, कॉन्ट्रैक्ट में, यहीं पे लॉफुल और अनलॉफुल दोनों थॉट को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सेक्शन 10 में जो अभी बात कर रहे थे, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इज थ्रू एन एग्रीमेंट। और क्या कहता है कि द टू पार्टीज में बी एग्री टू समथिंग थ्रू द म्यूचुअल नेगोशिएशंस। दो पक्षों के बीच में आपसी समझौते के तहत क्या किया जाता है, एग्रीमेंट को तैयार किया जाता है। अकॉर्डिंग सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इस पर चर्चा किया है। ऑल एग्रीमेंट आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ आर देयरफॉर ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में भी चर्चा किया। इसेंशियल मेंशन इन सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हाउ एवर ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे सेक्शन 124 इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 126 ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडेमनिटी और गारंटी की बात करता है। इंडेमनिटी क्या है, इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को वादा करता है 124 के आधार पे कि अगर किसी वस्तु की क्षति होती है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि आपने अमेजोन से कुछ सामान को मंगाया और वो सामान को अगर आपके पास डिलीवर होने तक अगर जो भी क्षति होगा उस क्षति को कौन फुलफिल करेगा, कौन उसका क्लेम लेगा, अमेजोन लेगा। लेकिन अगर इस दरमियान में अगर वो क्लेम नहीं लेता है तो सेक्शन 124 के तहत इसको क्या किया जा सकता है, इसे वाद किया जा सकता है।
लेकिन यहाँ पे क्या करा है कि सेक्शन 126 क्या है, जरा इस पर भी चर्चा करते हैं। सेक्शन 126 क्या है? सेक्शन 126 जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 पक्ष होते हैं, ए बी सी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे कि हमने एक सैमसंग का मोबाइल मंगवाया फ्लिपकार्ट से। सैमसंग कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया था कि मैं आपको आपके माध्यम से मोबाइल को कस्टमर तक पहुँचाऊँगा, लेकिन उसके दरमियान में फ्लिपकार्ट ने भी एक वचन दिया था कि अगर कस्टमर के पास पहुँचने से पहले किसी भी प्रकार के आपके जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज़ जो हैं, अगर उस लायबिलिटीज़ में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई फ्लिपकार्ट करेगा। मैंने सैमसंग का मोबाइल फ्लिपकार्ट कंपनी से मंगाया और फ्लिपकार्ट कंपनी ने मेरे पास मोबाइल पहुंचने से पहले ही किसी रास्ते में उसमें स्क्रैच आया या उसमें कोई और फॉल्ट आ गया। तो उस डिफ़ॉल्ट आने के कारण अब क्या हुआ कि जब मैंने उसे अनबॉक्स किया तो उस अनबॉक्स के दौरान मुझे ये देखने को मिला कि इसका स्क्रीन का टच या कहीं पे इसमें डिफ़ॉल्ट आ चुका है। तो मैंने उसे वापस किया फ्लिपकार्ट के माध्यम से सैमसंग को। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगा कि जो फ्लिपकार्ट ने सैमसंग को ये गारंटी दिया था कि आपके कंपनी से सही वस्तु का अगर बाद में किसी ट्रांसपोर्टिंग में नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? फ्लिपकार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो कौन गारंटर बना, यहाँ पे जो गारंटी जो बना, जो जमानतदार जो बना, वह फ्लिपकार्ट बना। ठीक है, यहाँ पे तो एक ऋण करता हो गया और एक उधार करता हो गया। तो यहाँ पे जो गारंटर बना वो कौन बना? फ्लिपकार्ट बना। तो यहाँ पे सेक्शन 126 में 3 लोग होते हैं, ए बी सी, और सेक्शन 124 में इसमें गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 124 में 2 लोग, एक प्रिंसिपल डिबेटर और एक क्रेडिटर। और सेक्शन 126 में सिक्योरिटी देने वाला, सिक्योरिटी कौन दे रहा है? फ्लिपकार्ट दे रहा है। प्रिंसिपल डिबेटर हो गया कौन? प्रिंसिपल डिबेटर हो गया आपको सैमसंग, और क्रेडिटर कौन हो गया? ये जिसने उस चीज़ को परचेज करने की बात कहा। अब क्या हुआ यहाँ पे 124 और 126 ये सेक्शन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसको लेकर? क्षतिपूर्ति कानून को लेकर।